हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में लाइट के बारे में पढ़ रखा था कि लाइट है क्या और लाइट के बारे में कौन कौन सी चीज़ें आपको जाननी है। आपके चैप्टर में हमको नेक्स्ट चीज़ जो पढ़नी है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने पिछली क्लास में जाना था कि लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइट के प्रोपगेशन क्या है, लाइट का प्रवाह कैसे होता है और अब लाइट के रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं, वो चीज़ें आपको जाननी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ टर्म जानते हैं कि जब प्रोपगेशन ऑफ लाइट होता है तो उसमें कुछ माध्यम की भी जरूरत पड़ती है। लाइट बिना माध्यम के भी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है और लाइट को माध्यम के साथ भी एक जगह से दूसरी जगह लाया जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जो सन की लाइट होती है वो अर्थ तक पहुंचती है, यानी कि उस वक्त पूरा वो अंतरिक्ष स्पेस से होके आती है, यानी कि उस वक्त उसको कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम बात करें कि आप एक टॉर्च जलाते हो तो वो टॉर्च की लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो किसी न किसी माध्यम से होके जाती है। जैसे कि हवा में होते हुए अगर आप एक शीशे के आर पार देखना चाहते हो, टॉर्च जलाते हो तो आप देखते हो कि लाइट शीशे को पार कर जाती है, यानी कि लाइट माध्यम से भी होके एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस वीडियो में ऑप्टिकल मीडियम, यानी कि प्रकाशीय माध्यम। प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे प्रकाशीय माध्यम। ठीक है, जिसे ऑप्टिकल मीडियम के तौर पे भी जाना जाता है। अब ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? तो यह वह मीडियम होता है जिससे प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह तक गमन करती है। ठीक है, जैसे कि इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्टिकल मीडियम की बात की जाए तो इसको दो पार्ट में बांटा जाता है और पहला पार्ट होता है समांगी। क्या होता है? समांगी, जिसे आप कहते हो होमोजीनस मीडियम। अब होमोजीनस मीडियम क्या होता है? तो वह मीडियम जिसके हर एक पार्ट की स्ट्रक्चर या बनावट एक जैसी हो, सेम हो, उसमें कोई भी अंतर न आए, उस माध्यम को हम कहते हैं समांगी या होमोजेनियस ऑप्टिकल मीडियम। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, जैसे कि वाटर, आप दूसरा देख सकते हो ग्लास, यानी कि शीशा। ये सब कुछ ऐसे माध्यम होते हैं जिनके हर एक पोर्शन की बनावट एक जैसी होती है और प्रकाश उनसे एक जैसे होके ही निकल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे टर्म की, तो दूसरा टर्म होता है विषमांगी माध्यम। क्या होता है? विषमांगी माध्यम, जिसको आप हेटेरोजीनस के नाम से भी जानते हो। अब विषमांगी मिश्रण माध्यम क्या होता है? तो विषमांगी माध्यम वो ऑप्टिकल मीडियम होता है जिसके हर एक भाग की बनावट एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि इसकी एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो मिक्सचर ऑफ एयर, यानी कि अगर हवा के मिक्सचर के बारे में बात की जाए तो तुम देखोगे उसमें वेरियस टाइप्स के गैस होते हैं जो मिलके बने होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, जलवाष्प होते हैं, और दूसरी चीजें आपको उसमें जो होते हैं डस्ट की मात्रा होती है। ये सारे मिलके आपको मिक्सचर ऑफ एयर बनाते हैं। तो कहीं ये चीजें ज्यादा होती हैं और कहीं ये चीजें कम होती हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि जो ऑप्टिकल मीडियम होता है मिक्सचर ऑफ एयर, उसका कंस्ट्रक्शन एक जैसा नहीं होता और इसमें प्रकाश की जो गमन होती है, प्रोपोगेशन होता है, वो एक समान नहीं हो पाता है। कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। लेकिन अगर हम एक अल्टरनेट वे की तरह बात करें कि अगर ऑप्टिकल मीडियम को एक दूसरे तरीके से बांटे
तो ये माध्यम हमको अलग तरीके से मिलता है और उसकी कैटेगरीज होती हैं 3, जिसके बारे में आपको पढ़ने हैं। तो मैं इसको मिटाता हूं। आगे हम देखते हैं कि प्रकाशीय माध्यम दूसरे तरीके से बांटने पर कौन कौन से होंगे। तो बात करते हैं अगर प्रकाशीय माध्यम की अल्टरनेट तरीका क्या हो सकता है कैटेगराइज करने का, तो पहला होता है आपको पारदर्शी। क्या होता है? पारदर्शी, जिसे आप कहते हो ट्रांसपेरेंट। आपने नाम सुना होगा ट्रांसपेरेंट का। ट्रांसपेरेंट वो मीडियम होता है जिसके आर पार प्रकाश जा सकता है। यानी कि अगर आप एक ग्लास देखो तो आप देखोगे कि जो लाइट आती है वो ग्लास के माध्यम से होते हुए उसके पार चली जाती है। यानी कि आप कहते हो वो जो ग्लास है, वो जो मीडियम है, ऑप्टिकल मीडियम है, वो कौन सा है? वो है पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो एयर, इसके एग्जाम्पल के तौर पे ग्लास, एयर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो दिखाते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम को। अगर हम बात करें दूसरे मीडियम की, दूसरे टाइप ऑफ मीडियम की, तो वो होती है अपारदर्शी। क्या होती है? अपारदर्शी, जिसको आप कहते हो ओपेक। क्या कहते हो? ओपेक मीडियम। यानी कि ये अपारदर्शी ओपेक वैसा मीडियम होता है जिससे प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती है, वहां पे प्रकाश आके रुक जाता है। और यही आपका एक ऐसा मीडियम है जिसमें आपको रिफ्लेक्शन हो भी सकता है और रिफ्लेक्शन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये रिफ्लेक्शन करता है तो वही चीजें आपको पढ़नी है। ओपेक, ठीक है, और इसी में आपको पढ़ना पड़ता है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो कभी कभी लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है और कभी कभी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं आपको स्टोन, जिसे पत्थर कहते हैं, ब्रिक्स, ईंट कहते हैं, या अगर बात करें सिल्वर की, जिसे चांदी कहते हैं, या वेरियस टाइप के और ऑब्जेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि सिल्वर या चांदी आपका प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक या रिफ्लेक्टर होता है। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे अगर कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश का सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर कौन होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सिल्वर, यानी कि चांदी जो होता है वो प्रकाश का सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। और तीसरे टाइप की जो मीडियम होती है आपकी ऑप्टिकल मीडियम, प्रकाशीय माध्यम, वो होता है आपका पारभासी। क्या होता है? पारभासी, जिसे आप कहते हो ट्रांसल्यूसेंट। क्या कहते हो? ट्रांसलूसेंट। वे यह एक ऐसा मीडियम होता है जिससे प्रकाश पूरी तरह से एक से जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती है। कुछ उसमें ऑब्जर्व हो जाते हैं या कुछ उसको पार नहीं कर पाते, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। यानी कि आप बात करें तो प्रकाश थोड़ी थोड़ी होके दूसरी जगह जा पाती है, पूरी की पूरी प्रकाश एक इस चीज को पार नहीं कर पाती है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आप कहोगे कि सर ऐसा हो सकता है कि ऑयली पेपर अगर हो तो ऑयली पेपर में थोड़ा सा प्रकाश, लाइट जब देखते हैं तो उस पार आ जाता है, तो वही ऑयली पेपर आपका कहलाता है ट्रांसलूसेंट मीडियम या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो? ऑयली पेपर। एंड कभी कभी आप रब्ड ग्लास भी कर देते हो, एक जो कांच होती है अगर उसको घिस दो तो वो भी आपको ट्रांसपेरेंट से ट्रांसलूसेंट बन जाती है। ठीक है, तो ये इतनी बातें जानने के बाद हम पढ़ेंगे अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि मैंने आपको बताया कि वो कौन से मीडियम से होती है, तो वो होती है अपारदर्शी या
ओपेक। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपको 3 चीजें होती हैं। अगर कभी लाइट किसी ऑब्जेक्ट से जाके टकराती है या किसी मीडियम में जाती है तो 3 चीजें उसके साथ हो सकती हैं। पहली चीज होती है कि या तो वो अवशोषित हो जाएगी। प्रकाश अगर जाती है तो पहला कंडीशन उसके साथ होगा कि या तो वह अवशोषित हो जाएगी। अवशोषित यानी कि ऑब्जर्व्ड। क्या होगी? अवशोषित यानी कि ऑब्जर्व हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। दूसरा कंडीशन होता है कि या तो वह पार कर जाएगी, या तो वह पार कर जाएगी यानी कि लाइट इधर से आया और उधर चला गया। जैसे कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है तो लाइट इधर से आया और इसके पार चला गया। दूसरा चीज, पहला मैंने कंडीशन बताया कि या तो वह अवशोषित हो जाएगी यानी कि लाइट आ रहा है और इसी में अवशोषित हो जा रहा है, वो पार नहीं जा रहा, या तो रिफ्लेक्ट भी नहीं हो रहा। और तीसरा जो कंडीशन होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, या तो वह परावर्तित या इसी को कहते हैं रिफ्लेक्ट होगी। यही वो कंडीशन है जिसके आधार पे आपके चैप्टर को बनाया गया है। और यही वो है कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर एक लाइट आ रहा हो तो वो ना तो ऑब्जर्व होगा और ना ही उस पार जाएगा, बल्कि उसके सतह से, सरफेस से वो वैसे का वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और यही प्रोसेस कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि लाइट का किसी सतह पर पड़ने के बाद वापस उसी माध्यम में मुड़ जाने की प्रक्रिया को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है। इसके बारे में क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, लाइट रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, सारी चीजें हमको जाननी है। ठीक है, तो बात करें कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उसके 2 कंडीशंस हो सकते हैं, 2 तरीके हो सकते हैं लाइट रिफ्लेक्ट होने के। और वो पहला तरीका हो सकता है कि या तो वह नियमित परावर्तन करे, जिसे रेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, जिसे रेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये नियमित परावर्तन है क्या दोस्तों? तो नियमित परावर्तन के बारे में हम बात करते हैं तो इसके लिए जो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, वो ऑब्जेक्ट हमारा शाइनी, ब्राइट होने के साथ साथ, चमकीला होने के साथ साथ एकदम प्लेन भी होना चाहिए, स्मूथ भी होना चाहिए। यानी कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो एकदम प्लेन तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ वो चमकीला भी है। अगर वो चमकीला नहीं होता है, उसमें लस्टर नहीं होता है, तो वो चीजें लाइट के रिफ्लेक्शन को बहुत नहीं दिखाएंगी। तो चमकीला होने के लिए आप देखोगे कि अगर लाइट आता है तो वो उसी एंगल से रिफ्लेक्शन में चला भी जाता है। अगर ये लाइट है तो ये O पॉइंट से उसी तरह रिफ्लेक्ट भी कर जा रहा है। अगर यहाँ से दूसरा लाइट आ रहा है और वो अगर N पे मिल रहा है तो वो भी इसी के समानांतर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यानी कि एंगल जो होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, तो यही चीजें कहलाती हैं नियमित परावर्तन। यानी कि लाइट का एक ही एंगल बना के वापस रिफ्लेक्ट हो जाना, एक जैसा एंगल बना के वापस रिफ्लेक्ट हो जाना, आपका कहलाता है रेगुलर
रिफ्लेक्शन। लेकिन जब बात करें दूसरे टर्म की, दूसरे कंडीशन की, तो वो होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन इसको कहते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन, इसमें दोस्तों कंडीशन क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो चमकीला तो होता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट आपका प्लेन नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका जो लाइट आता है और उस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो उसका जो एंगल बनता है वो हर पोर्शन में अलग अलग एंगल बनता है। जैसे कि यहाँ पे सी एक लाइन है जो ओ, सी एक लाइट है जो ओ पे पड़ रहा हो, तो वो यहाँ डी पर वापस मुड़ जाएगा। इसका जो एंगल होगा, अगर हम बात करें कि एफ एक लाइट है तो वो उसके अगर एन पे मुड़ता है और पी से अगर टकराता है तो ओ पे बना हुआ एंगल पी पे बने हुए एंगल के बराबर नहीं होगा। दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो अलग अलग बनेगा। जैसे कि एंगल सी ओ डी इज नॉट इक्वल टू एंगल एफ पी एन। समझ पा रहे हो मेरी बात? इसमें क्या था दोस्तों नियमित परावर्तन में कि दोनों का एंगल बराबर बन रहा था, लेकिन इसमें जो एंगल बन रहा है वो अलग अलग एंगल बन रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अनियमित परावर्तन तब होता है जब आपका सरफेस चमकीला तो हो लेकिन वो प्लेन न हो, रफ हो। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे आई होप। अब आगे पढ़ना है हमको तो अनियमित परावर्तन के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। और रेगुलर रिफ्लेक्शन होने के लिए कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं। आप उन टर्म्स और नियम को पढ़ना है, लॉ को पढ़ना है। तो नेक्स्ट वही चीज होगा कि हम लॉ पढ़ेंगे और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर हम लोग पढ़ेंगे, वो होता है। अब बात करें हम कि रिफ्लेक्शन होने के क्या लॉ होते हैं। तो रिफ्लेक्शन होने के कुछ लॉ होते हैं जिसके बारे में हमने कहा कि हम पढ़ेंगे। अगर हमारे पास एक प्लेन मिरर हो तो, अगर हमारे पास जैसे कि एम एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और हमें इससे रिफ्लेक्शन कराना है, तो जब आप देखोगे कि अगर ए यहाँ एक पॉइंट है और इससे कोई लाइट एम एन पे आके टकराती है, ठीक है, एम एन एक दर्पण है, एक यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं प्लेन मिरर, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। तो एक प्लेन मिरर है जहां ए से एम एन पर ओ पॉइंट पर एक लाइट आके टकराती है, तो वो फिर वापस उसी दिशा में रिटर्न हो जाती है। यहाँ पे जो रिटर्न होती है वो हो जाता है बी, ठीक है। आप दिखा सकते हो कि यहाँ से एरो से, यानी कि ए से लाइट चली और वापस बी पर रिटर्न हो गई उसी माध्यम में। और इसके लिए एक नियम होता है, एक लॉ होता है, हम ऐसे इसको रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो इसके बीच एक टर्म होता है और वो होता है एक ये काल्पनिक टर्म होता है जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, आप इसकी कल्पना करते हो, ये कहलाता है नॉर्मल। इस पूरे फिगर को हम समझेंगे नॉर्मल। और यहां पर बनने वाला एंगल कहलाता है इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां पे बनने वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो इस टर्म को आप समझिए कि इसमें कुछ टर्म आते हैं, जैसे कि इसमें जो टर्म आता है वो पहला टर्म होता है आपतित किरण। क्या होती है दोस्तों? आपतित किरण, जिसे कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। तो बात करें इस फिगर में इंसिडेंट रे क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर ए से जो ओ तक लाइट जा रही है, रे जा रही है, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है। अगर बात किया जाए कि दूसरा चीज ओ से वापस बी पर जो लाइट जा रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। अब जिस पॉइंट पर ये मिरर के जिस पॉइंट पर आपका इंसिडेंट रे पड़ रहा होता है, वो आपका कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन बिंदु। इसको क्या बोलते हो मेरे दोस्त? आपतन बिंदु। दूसरा चीज एक टर्म आता है, ये नॉर्मल। नॉर्मल को बोलते हैं हम अभिलंब। नॉर्मल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिलंब। ये नॉर्मल जो होता है वो आपका दर्पण के एकदम हॉरिजेंटल होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक काल्पनिक रेखा होती है जो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपको अभिलंब। तो आपने लगभग सारे टर्म देख लिए। अब दूसरा टर्म आता है कि ये आई, जिसको आप कहते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हो? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है? तो वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना हुआ एंगल होता है। ठीक है। दूसरी चीजें आती हैं रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप देखोगे ये वाला बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या होता है? तो मेरे दोस्तों ये होता है नॉर्मल, अभिलंब और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बना हुआ एंगल। ठीक है। अब आप देख पाते हो कि यहाँ पे आपको लगभग सारे टर्म मालूम चल गया। तो आपका जो यूनिवर्सल लॉ कहता है कि जब भी एक रिफ्लेक्शन होता है उसमें पहला नियम ये कहता है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। ये बात रखो, याद रखोगे। ये हर प्रकार के मिरर में एग्जिस्ट करता है, ये बात हर प्रकार के मिरर में होती है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल लॉ बोला जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, वो चाहे प्लेन मिरर हो या वो चाहे कर्व्ड मिरर हो। दूसरी चीजें होती हैं, दूसरा जो आपका लॉ होता है वो लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, फिर से आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा एक ही पॉइंट पे होते हैं। यानी कि आप कौन कौन से बात जान सकते हो कि इंसिडेंट रे, दूसरा चीज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और आपका नॉर्मल, और चौथा रिफ्लेक्टेड रे हमेशा क्या होते हैं? एक ही पॉइंट पे होते हैं। वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो आशा करता हूं कि आपको बातें समझ में आई हो। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, तो इसके बारे में हम और डिटेल चीजें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।